दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में उन साजिशों पर रोशनी डालूंगी जो सीरिया और पूरे पश्चिम एशिया को एक नया जंग का मैदान बनाने की कोशिश कर रही है। सीरिया में इस्राएल की एंट्री पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन में मोहम्मद के नाम ने किस तरह से अपना परचम लहराया है ये भी आपको बताऊंगी। यूक्रेन से जुड़ी भी एक बहुत जरूरी खबर है जो आपको जाननी चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों तमाम खबरें लेकर हाजिर हूं, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह आपसे एक गुजारिश करूंगी कि पहले वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद वीडियो को देखना शुरू करिए। बहुत से लोग हैं जो वीडियो को लाइक करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूं, लेकिन जो लोग लाइक नहीं करते उनसे मेरी शिकायत है कि वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाती हूं। रिसर्च करने में काफी वक्त जाता है, फिर आपके लिए वीडियो बनाना ये बहुत मेहनत का काम है दोस्तों। 4 से 5 घंटे का समय लगता है और आप एक लाइक कर देंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए वीडियो को लाइक करिए। इससे हमें हौसला मिलता है आपके लिए इसी तरह से बेहतरीन वीडियोस लेकर आने का। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। यमन ने इसराइल पर किए ताबड़तोड़ मिसाइल हमले, इस्राएली सेना का दावा, मिसाइल इंटरसेप्ट किया। इस्राएल के राष्ट्रपति के एलन मस्क से बातचीत, क्या एलन मस्क कराएंगे गजा में सीज फायर। यूक्रेन की सरकार ने सेना में महिलाओं की भर्ती का किया ऐलान, रूस के खिलाफ संघर्ष में नई योजना। सीरिया में इस्राएल की हो सकती है एंट्री, विद्रोही कमांडर ने इस्राएल से की अपील, कहा इस्राएल ईरान समर्थित सेनाओं पर हमला करे। ब्रिटेन में बना बड़ा इतिहास, मोहम्मद नाम लड़कों के लिए सबसे लोकप्रिय। ब्रिटिश संसद के बाहर फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों का अनोखा विरोध प्रदर्शन, यस इट्स अ जेनोसाइड लिखकर विशाल बैनर लहराया। गजा सिटी में लोग रोटी के लिए लंबी लाइन में खड़े, इस्राएल ने खाद्य और ईंधन आपूर्ति रोकी, लोग मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए हुए मजबूर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय वीडियो पर जरूर लिखा करिए। कुछ नहीं तो जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां का नाम अपने नाम के साथ जरूर लिखा करिए। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको इस्राएल पर मिसाइल हमले से जुड़ी बड़ी खबर बता देती हूँ। यमन ने इस्राएल पर हमला किया है। जी हाँ, इस्राएली मीडिया की खबर है कि यमन ने इस्राएल के कब्जे वाले इलाके की ओर मिसाइलें दागी हैं। हालांकि इस्राएल की सेना का ये कहना है कि इन मिसाइलों को उन्होंने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया है और उनका रास्ता रोक दिया है। हालांकि दोस्तों इस्राएली मीडिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्राएल अपने नुकसान को दिखाने से बचता आया है। अगर उसका नुकसान हुआ भी होगा तो वो खुद को ताकतवर दिखाने के लिए अपना नुकसान छुपा लेगा। अब आपको एक बेहद दिलचस्प खबर बताती हूँ। गजा में सीज फायर को लेकर दोस्तों एलन मस्क का नाम सामने आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्स वाले एलन मस्क का सीज फायर में क्या काम। तो दोस्तों खबर ये है कि इस्राएल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने एलन मस्क से फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने गजा में फंसे हुए बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत फिर से शुरू करने का मशवरा मांगा। तो क्या अब एलन मस्क गजा में सीज फायर कराएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखिएगा अपनी राय। अब यूक्रेन से जुड़ी हुई एक खबर आपको फटाफट बता देती हूँ, उसके बाद सीरिया में इस्राएल की एंट्री पर क्या खबर है, क्या खबर आई है सामने वो बताऊंगी। तो यूक्रेन से ये खबर है कि यूक्रेन ने महिलाओं को सेना में बुलाने की योजना की घोषणा की है। ये फैसला रूस के खिलाफ लड़ाई में सैनिकों की कमी और रूस की ओर से पूर्वी मोर्चों पर बड़ी बढ़त के बीच लिया गया है। अब सीरिया में इस्राएल की एंट्री से जुड़ी खबर आपको बता देती हूँ। दोस्तों खबर यह है कि सीरिया के एक विद्रोही कमांडर ने इस्राएल से अपील की है कि वो सीरिया में चल रहे विद्रोह का समर्थन करे और ईरान समर्थित सेनाओं पर हमला करे। यानी कि उसने इस्राएल से ईरान समर्थित सेनाओं पर हमला करने की बात कही है। दोस्तों पिछले एक हफ्ते से सीरियाई विद्रोहियों और असद शासन के बीच इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट में विद्रोहियों के सीरिया के दूसरे और चौथे सबसे बड़े शहर अलेप्पो और हामा पर काबू पाने की खबरें हैं और अब वे होम्स की ओर बढ़ रहे हैं, जो राजधानी दमिश्क को असद के समुद्री इलाकों से जोड़ने वाला एक अहम शहर है। वहीं दूसरी तरफ सीरिया सरकार के लिए एक राहत की खबर भी सामने आई है। खबर यह है कि सीरियाई सेना ने
होम्स और हामा में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सीरियाई टीवी के मुताबिक सीरियाई सेना ने हामा और होम्स के बाहरी इलाकों में आतंकवादियों के ठिकानों पर मिसाइल और आर्टिलरी हमले किए। इन हमलों के दौरान आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ है, ऐसी खबर है। वहीं सेना के जनरल कमांडर का यह कहना है कि आतंकवादी तत्वों द्वारा एक दूसरे से दूर स्थित चौकियों और स्थलों पर हमले के बाद उन्होंने दारा और अल सुवेदा में अपनी ताकत को मजबूत किया है और वहां एक मजबूत सुरक्षा दीवार बनाई है। इसके बाद वहां की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। इससे पहले दोस्तों एक बुरी खबर ये सामने आई थी कि तुर्की समर्थित और HTS यानी कि हयात तहरीर अल शाम द्वारा नेतृत्व किए गए मिलिटेंट्स ने दारा शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और कब्जे के ऐलान के बाद उन्होंने शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। दोस्तों जहां विद्रोहियों के सीरिया के शहरों पर कब्जे के अपने दावे हैं, तो वहीं सीरियाई सेना विद्रोहियों पर हमले करने के दावे कर रही है। कई इलाकों को विद्रोहियों के कब्जे से वापस लेने का दावा भी सीरियाई सेना ने किया है। इस बीच सीरियन डिफेंस मिलिट्री ने एक ऐलान जारी किया है कि उनकी फौजें अब आर्म्ड ग्रुप्स के ठिकानों पर तोप और मिसाइलों से हमले कर रही हैं। ये वो ही ग्रुप्स हैं जिनके बारे में माना जा रहा है कि, और दोस्तों मैंने भी आपको शुरुआत में बताया था कि इन ग्रुप्स को बाहरी ताकतों जैसे कि तुर्की, इस्राइल, अमेरिका वगैरह का साथ हासिल है। इन्हीं के इशारे पर ये सीरिया में तबाही मचा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी यही बात, इसी तरह की बात कही है। अब्बास अराक्ची ने इस्राइल और उनके साथ जुड़े आर्म्ड ग्रुप्स पर सीधा इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि इस्राएली सरकार और सीरिया विरोधी आर्म्ड ग्रुप्स मिलकर सीरिया को वेस्ट एशिया रीजन के खिलाफ आतंकवाद और खतरे का अड्डा यानी कि सेंटर बनाने की साजिश कर रही है, ताकि पूरे वेस्ट एशिया में दहशतगर्दी फैलाई जा सके। सीरिया के कई हिस्सों में तेज हुए संघर्ष के बीच ईरान और तुर्की के विदेश मंत्रियों की मुलाकात की भी खबरें हैं। दोहा फोरम के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है दोस्तों जब सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए कोऑपरेशन की जरूरत है। सीरिया से ये भी खबर आ रही है कि ज़ियोनिस्ट HTS आतंकवादी गैंग्स और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के मर्सनरी जिनकी मदद से कई जगह आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं, उन्होंने अब डेर अज़ोर के केंद्रीय जेल से अपराधियों को निकाल दिया है, यानी कि जेल को खाली कर दिया है। ये घटना सीरिया के सुरक्षा हालात को और ज्यादा पेचीदा बना सकती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऐसी बेहतरीन खबर बता देना चाहती हूँ जिसे सुनने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि दुनिया में इस्लाम का परचम किस तरह से लहरा रहा है। ब्रिटेन से एक दिल खुश करने वाली खबर सामने आई है दोस्तों। इंग्लैंड और वेल्स जैसी जगहों पर लड़कों के नामों की रैंकिंग में एक नया इतिहास बना है। मोहम्मद नाम अब इंग्लैंड और वेल्स में लड़कों के लिए सबसे पसंदीदा नाम बन चुका है दोस्तों। मोहम्मद नाम 2016 में टॉप 10 में था, लेकिन 2023 में ये नाम पहले नंबर पर आ गया है। 2023 में इंग्लैंड और वेल्स में 4661 बच्चों का नाम मोहम्मद रखा गया, जो पिछले साल से ज्यादा है। आपको बता दें कि मोहम्मद नाम के 3 वेरिएशन यानी कि 3 अलग अलग स्पेलिंग पिछले साल में टॉप 100 में आए थे, लेकिन इस बार सिर्फ मोहम्मद नाम एक वेरिएशन यानी कि इस लिस्ट में पहले नंबर पर आ गया है, पहले नंबर पर बन गया है। दोस्तों बात ब्रिटेन की चोरी और सीनाजोरी की करते हैं। कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बस ब्रिटेन का भी अब यही हाल है। ब्रिटेन जैसी ताकतें अपने फायदे के लिए दूसरे मुल्कों पर इल्जाम लगा रही हैं, लेकिन जवाब भी फिर तगड़ा और करारा मिल रहा है। दरअसल ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी ने ईरान पर गंभीर इल्जाम लगाया, लेकिन ईरान ने उन बयानों पर माकूल जवाब दिया। डेविड लैमी ने ईरान पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो पश्चिम एशिया में जारी जंग और यूरोप के मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार है, मगर ईरान ने इन बयानों को फरेबी और फितना फैलाने वाला करार दिया। ईरानी वजारते खारिजा के आला ओहदेदार माजिद नीली अहमदाबादी ने लैसी के बयानों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ब्रिटेन खुद जंग का असल जिम्मेदार है।
ब्रिटेन ने हमेशा दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत यानी कि हस्तक्षेप किया है, खासतौर पर पश्चिम एशिया में इसराइल जैसे कब्जा करने वाली निजाम को यानी कि कब्जा करने वाली सरकार को हथियार और फंड मुहैया करवाकर पूरे इलाके में अशांति पैदा की है। ईरानी ओहदेदार ने यूरोप को लेकर कहा कि यूरोप के मौजूदा हालात ब्रिटेन और उसके साथी देशों की एरोगेंट एंड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिटिक्स का नतीजा है। साथ ही उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल काबिलियत पर लगाए गए ब्रिटेन के इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया। दरअसल ब्रिटेन ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल काबिलियत पर सवाल उठाए थे। अहमदाबादी ने कहा कि बार बार ऐसा दावा करने से ये सच्चाई नहीं बदल जाएगी। दोस्तों, ब्रिटेन अपने फायदे के लिए भले ही दूसरे मुल्कों पर इल्जाम लगाए, लेकिन वहां मौजूदा फिलिस्तीन समर्थक लोगों को ये मालूम है कि ब्रिटेन की सरकार किस तरह से इसराइल का साथ देती है नरसंहार में हथियार देकर, और इसका विरोध भी लगातार ब्रिटेन में हो रहा है। और अब विरोध की एक तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। इस बार ये तस्वीर ब्रिटिश संसद के बाहर से आई है। देखिए ये वीडियो कि कैसे ब्रिटेन की संसद के बाहर प्रो पैलेस्टाइन प्रदर्शनकारियों ने एक विशाल बैनर लहराया जिसमें गजा में हो रहे अत्याचारों को जेनोसाइड यानी कि जातीय संहार नरसंहार कहा गया। इस विशाल बैनर में लिखा हुआ था कि यस इट्स अ जेनोसाइड, मतलब हाँ ये एक नरसंहार है। ये प्रदर्शन उस स्थिति को उजागर करता है जो गजा में दोस्तों 1 साल से भी ज्यादा समय से बनी हुई है। वहीं कोलंबिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी गजा में इस्राएली सेना के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते हुए ट्री लाइटिंग सेरेमनी के दौरान बत्तियां बुझा दी यानी कि लाइट्स ऑफ कर दी। ये विरोध इस बात का प्रतीक है, इस बात को दिखाता है कि दुनिया भर में लोग इस जेनोसाइड के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू इसे रोकने को तैयार नहीं है। अब आपको फिलिस्तीन से आई एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। देखिए कि वहां पर किस तरह के हालात हैं। ये जो लंबी लाइन आप देख रहे हैं वीडियो में, ये रोटी के लिए है दोस्तों। गजा सिटी में लोग सवेरे से यानी कि सुबह से बेकरियों के बाहर थोड़ी सी रोटी पाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। कल ही मैंने आपको ये खबर दिखाई थी कि इस्राएली आर्मी रेडियो ने बेन-गुविर का एक बयान जारी किया जिसमें ये कहा गया कि गजा में ईंधन की आपूर्ति महीनों तक रोकी जानी चाहिए जब तक कि हमास घुटने ना टेक दे और ये नहीं कहने लगे कि जो बंधकों को ले जाओ और ईंधन लाओ। कल ये बयान आया और आज दोस्तों ये तस्वीर सामने आई। ये वीडियो देखिए कि गजा के लोगों को तमाम परेशानियां उठानी पड़ रही हैं और एक और परेशानियां अब उनके सर पर आ गई है। दक्षिणी गजा पट्टी में लोग मिट्टी के चूल्हे में रोटी बनाने को मजबूर हैं क्योंकि इस्राएली सेना ने रसोई गैस यानी कि खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति रोक दी है। दोस्तों सोचिए इसराइल किस हद तक चला गया है। खाने पीने का सामान रोक रहा है और अब खाना बनाने के लिए गैस की सप्लाई भी उसने रोक दी है। इन मुश्किलों में बुनियादी जीवन यापन की चीजें भी गजा के लोगों के लिए हर रोज की चुनौतियों में तब्दील हो गई हैं। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है आज की खबरों पर कमेंट जरूर किया करिए और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये बहुत गलत बात है। वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, उसके बाद शेयर भी लगे हाथों कर ही दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।